हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर चट्टान यानी रॉक्स को देखने वाले हैं। इस रॉक्स चैप्टर के सारे डायमेंशन को अभी मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूं। अगर आप इतने सारे डायमेंशन को कवर कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके का पेपर दे रहे हो, आरआरबी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, अगर आप इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली जो है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। इस चैप्टर को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ हम लोग लास्ट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जैसे कि स्लाइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें हमने सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को लिया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आगामी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चट्टान को मैंने इस तरीके से मैंने चैप्टर को कवर किया है जो अभी वर्तमान समय में जो क्वेश्चन पूछने का जो डेप्थ है, जो गहराई है, उस गहराई को देखते हुए मैंने रॉक्स चैप्टर को कवर किया है। और आप डेफिनेटली अगर इसको पढ़ लेते हैं तो चट्टान चैप्टर पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लगभग 25 से 30 मिनट तक आप मेरे साथ बने हुए रहेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चट्टानें जो होती है, यहाँ से देखेंगे कि भूपटल का निर्माण जो होता है, भूपटल का निर्माण चट्टानों से हुआ है और चट्टानें खनिजों के संयोग से बनती है। चट्टानें मुलायम या कठोर दोनों हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि भूपटल का निर्माण, यानी मैं पिछले क्लास में बताया था कि क्रस्ट क्या होता है। इस क्रस्ट को ही हम लोग भूपटल कहते हैं। ठीक है, इस क्रस्ट को हम लोग भूपटल कहते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी के 33 किलोमीटर एवरेज गहराई पर आते हैं नीचे की ओर, वहां तक क्रस्ट का विस्तार पाया जाता है। तो इसी क्रस्ट की बात किया जा रहा है जो 33 किलोमीटर तक गहराई तक पृथ्वी को कवर किए हुए है। और इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण, इस क्रस्ट का निर्माण जो है चट्टान से हुआ है, यानी रॉक से हुआ है। ओके। और ये चट्टान किससे बने होते हैं? ये चट्टान जो होते हैं खनिज से बने होते हैं, यानी मिनरल्स से बने होते हैं। अभी तक भूगर्भवेताओं का कहना है कि पृथ्वी पर लगभग 200 प्रकार के खनिज तत्वों की खोज हुई है, लेकिन चट्टानों के निर्माण में मुख्य रूप से 20 प्रकार के खनिज जो है भागीदारी करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के खनिज जो होते हैं चट्टानों के निर्माण में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, तो उसमें जो है आपका जवाब होना चाहिए 20, और कहीं कहीं इसको 24 भी लिखा जाता है। और इसी को कहा जाता है चट्टान निर्माणकारी खनिज। ओके। अभी हम लोग तीन ग्रुप की बात करेंगे, तीन जो है खनिजों के समुच्चय की बात करेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन है चट्टानों के निर्माण में। ठीक है। जैसे हमारा जो फर्स्ट है वो है सिलिकेट समूह। सिलिकेट समूह को याद रखना है। सिलिकेट समूह में फेल्सपार आते हैं, अब्रक खनिज आता है, क्वार्टजाइट आता है। इसको सिलिकेट समूह के खनिज तत्वों में शामिल किया जाता है। कुछ कार्बोनेट खनिज होते हैं जिससे भी चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कैल्साइट, डोलोमाइट। उसी तरह ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा कार्बोनेट समूह का खनिज है जिससे चट्टान का निर्माण होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कैल्साइट और डोलोमाइट। उसी तरह ऑक्साइड समूह में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइड आते हैं। अगर फॉर्मेशन के आधार पर देखा जाए तो चट्टानें तीन प्रकार की होती है: आगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम बेसिक्स की बात करते हैं। और ये जो चट्टान जो बनते हैं वो अभी मैंने बताया कि खनिजों से बनते हैं। और खनिज कहाँ से आते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो वोल्केनो की क्रिया के द्वारा जो मैग्मा निकलते हैं, जो लावा निकलते हैं, ठीक है, मैग्मा कह लीजिए या इसी को आप लावा कह लीजिए। ठीक है, इसी के द्वारा चट्टानों का निर्माण होता है।
इस लावा में मुख्य रूप से क्या होते हैं, इस लावा में मुख्य रूप से आते हैं जलवाष्प आते हैं, वाटर वेपर आता है। उसके पश्चात जो है जलवाष्प के साथ साथ गर्म तरल पदार्थ आते हैं, गर्म तरल पदार्थ आते हैं। और वो गर्म तरल पदार्थ जो है क्या होते हैं, पृथ्वी के भूपटल पर जम जाते हैं। और कुछ गर्म तरल पदार्थ जो है जो यहाँ से निकलते हैं इसी दरारों में कहीं कहीं फंस जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आकृतियों का निर्माण करते हैं, जैसे कि बैथोलिथ का निर्माण करते हैं, सील का निर्माण करते हैं, डाइक का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। केवल मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चट्टान का निर्माण जो होता है वो पृथ्वी के अंदर निकले हुए लावा से होता है। अब आप बोलेंगे कि लावा का स्रोत क्या है, तो मैं पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी के 200 किलोमीटर की गहराई तक, पृथ्वी के 200 किलोमीटर की गहराई तक स्थेनोस्फीयर पाया जाता है, स्थेनोस्फीयर पाया जाता है। इस स्थेनोस्फीयर को ही हम लोग दुर्बल मंडल कहते हैं। और ये जो दुर्बल मंडल है ये लिक्विड स्टेट में है, तरल स्टेट में है। और यहीं से मैग्मा और लावा का इरप्शन होता है। ओके, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि चट्टानों का निर्माण करने में कितना अहम योगदान है ज्वालामुखी क्रिया का। उसके पश्चात जो आते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट पे बांटते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग और सारी चट्टानों को पढ़ेंगे। इस आग्नेय चट्टान को आप लोग समझ लीजिए, इस आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं या मूल चट्टान कहते हैं। प्राथमिक चट्टान और मूल चट्टान कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और या आप प्राइमरी रॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स भी कह सकते हैं या आप फंडामेंटल रॉक्स भी कह सकते हैं। ओके, तो प्राथमिक चट्टान के 3 नाम हो गए, प्राथमिक चट्टान, मूल चट्टान, इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक, फंडामेंटल रॉक। और इसकी कुछ विशेषता है, जैसे मैग्मा के ठंडा होकर, जब पृथ्वी से मैग्मा निकलती है तो ठंडा होकर जमने और ठोस होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, फर्स्ट में पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टान का ही निर्माण हुआ था, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ था। इसलिए हम लोग इसको प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान कहते हैं। और इसी प्राथमिक चट्टान से हमारा अवसादी चट्टान भी बनेगा, रूपांतरित चट्टान भी बनते हैं। इसलिए हम लोग इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर जमने और ठोस होने से होता है। इसका निर्माण पृथ्वी के बाह्य और आंतरिक परतों में जमकर ठोस होने से होता है। यानी कुछ मैग्मा पृथ्वी पर आ जाते हैं, कुछ मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर ही जम जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये रवेदार भी होते हैं, परत रहित भी होते हैं, जीवाश्म रहित भी होते हैं। परत रहित इसलिए होते हैं क्योंकि ये दानेदार होते हैं। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे कि बेसाल्ट चट्टानों का जो रवा होता है बहुत बारीक होता है, लेकिन ग्रेनाइट चट्टान का जो रवा होता है वो काफी बड़ा बड़ा होता है। इस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसमें परत नहीं होता है। और चूंकि ये मैग्मा द्वारा इसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक रूप से कठोर होते हैं। ज्वालामुखी चट्टानों में रवों का विकास नहीं होने पर उसका गठन कांच की तरह होता है, जैसे ऑक्सीडियन कहते हैं। कहीं कहीं इसे ऑब्सिडियन भी लिखा जाता है। यानी ज्वालामुखी चट्टानों में कभी कभी आप देखेंगे छोटे छोटे रवा नहीं होते हैं। और रवा नहीं होने के कारण जो है वो ग्लास की तरह चमकते हैं। और इस चट्टान को हम लोग ऑक्सीडियन या ऑब्सिडियन भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल को याद रखना है, ग्रेनाइट होते हैं, पैग्माटाइट होते हैं, डोलेमाइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट, डायोराइट और ग्रेबो होते हैं। यानी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पैग्माटाइट, डोलेराइट, पेरिडोटाइट, डायोराइट। जिसमें ट आता है जनरली जो है वो इग्नियस रॉक होते हैं। उसके पश्चात जो है हम लोग थोड़ा सा
इसके जो है स्ट्रक्चर को समझते हैं। आगन्य चट्टान जो होते हैं उसको हम लोग कितने तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे आगन्य चट्टान क्या हो गया, आंतरिक चट्टान हो गया और बाह्य चट्टान हो गया। यानी आगन्य चट्टान का अगर फॉर्मेशन देखा जाए तो आंतरिक आगन्य चट्टान यानी जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर हो जाता है, और बाह्य आगन्य चट्टान जिसका निर्माण पृथ्वी के बाह्य होता है। और इस आंतरिक आगन्य चट्टान को दो भागों में फिर डिवाइड करते हैं, पातालीय चट्टानें और मध्यवर्ती चट्टानें। यहां से सारे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल बेस्ड, ठीक है। उसके बाद अगर रासायनिक संरचना की दृष्टि पे आग्नेय चट्टान को बांटा जाए तो अम्लीय चट्टान होता है जिसको हम लोग एसिडिक रॉक कहते हैं, और ये क्षारीय चट्टान यानी बेसिक रॉक हो गया। पतालीय आग्नेय चट्टान को देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकला तप्त और तरल मैग्मा या लावा पृथ्वी की सतह पर ना आकर अधिक गहराई पे ठंडा होकर के जम जाते हैं, तो इस प्रकार इसका निर्माण होता है। यानी पतालीय चट्टान का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की सतह पे ना आकर के अधिक गहराई में ही ठंडा होकर के जम जाते हैं, तो इसे हम लोग पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। यहां पर शीतलन की क्रिया मंद होगी। क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी अंदर गर्म है, तो पृथ्वी के अंदर गर्म होने से वहां पर शीतलन यानी ठंडा होने की क्रिया भी लेट होगी। और जब जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसका रवा का जो आकार होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे जम रहा है। इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट होता है, यानी पातालीय आग्नेय चट्टान का जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट हुआ। उसी तरह मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान हुआ। भूगर्भ से निकले हुए मैग्मा धरातल पे न पहुंचकर मार्ग में ही जम जाता है, जैसे डोलेराइट। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल जो है डोलेराइट का है, तो आपका जवाब होगा कि डोलेराइट जो है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। ये सारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट पतालीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान डोलेराइट चट्टान का उदाहरण है। उसके पश्चात जो है हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन को हम लोग कवर करते हैं। जब आग्नेय चट्टान आती है तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का निर्माण करती है। जैसे जब लावा पृथ्वी से निकलता है स्थेनोस्फीयर यानी दुर्बल मंडल से निकलता है, और दुर्बल मंडल की गहराई मैंने कितना बताया, लगभग 200 किलोमीटर तक दुर्बल मंडल पाया जाता है। आप इसकी गहराई को मोहो असंबंधता से लेकर के 200 किलोमीटर तक का रेंज को ले सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 200 किलोमीटर की जो गहराई है, ठीक है, वहां पर स्थेनोस्फीयर होता है, वहीं से हमारा मैग्मा निकलता है। मैग्मा निकलने के क्रम में चट्टान बहुत सारे होते हैं, उसमें मैग्मा फंस जाता है। इसमें जैसे जो है हमारा जो चट्टान बन गया वो बन गया आपको बेथोलिथ बन गया। उसी तरह यहाँ पर तस्तरी नुमा आकृति बनती है, वो लेपोलिथ हो गया। बैथोलिथ की अगर मैं बात करूं तो बैथोलिथ जो होता है गुंबदकार होता है, और पृथ्वी की काफी ज्यादा गहराई पर इसका निर्माण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे अगर गुंबद बन गया, देखिए इसके शेप में और इसके शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल हाइट का डिफरेंस है। ये काफी ज्यादा गहराई में बेथोलिथ है और लोकोलिथ जो है कम गहराई पर है। लेकिन अगर आप बनावट की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब बैथोलिथ और लेकुलिथ का जो शेप है, जो साइज है, वो सेम है, केवल गहराई का डिफरेंस होता है। लेपोलिथ तस्तरीनुमा होता है। सील का निर्माण जो होता है क्षैतिज होता है। डाई का निर्माण जो होता है वो वर्टिकल होता है, थोड़ा सा इस टाइप से होगा। तो इसको याद रखना है। लैकोलिथ, ठीक है, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, यहाँ पे डाइक बन गया, यहाँ पे सील बन गया, ठीक है, यहाँ पर लैपोलिथ बन गया, यहाँ पर बैथोलिथ बन गया, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट डायमेंशन पे। रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टान जो हो गया वो दो तरह का होता है। एक अम्लीय चट्टान हो गया। आग्नेय चट्टान जो है रासायनिक संरचना की दृष्टि से दो तरीके का होते हैं,
अम्लीय चट्टानों में सिलिका की प्रधानता होती है, अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इसका रंग हल्का होता है सिलिका होने की वजह से, और ये अपेक्षाकृत हल्की होती है जैसे ग्रेनाइट। उसी तरह क्षारीय जो चट्टान होती है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक नहीं होती है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ठीक है, सिलिका की मात्रा कम होती है और इसमें फेरो मैग्नीशियम तत्व की प्रधानता होती है जिसके कारण इसका घनत्व ज्यादा होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रेबो और बेसाल्ट, ये क्षारीय चट्टान है। क्षारीय चट्टान कौन हो गए? ग्रेबो और बेसाल्ट। लेकिन अम्लीय चट्टान कौन हो गए? ग्रेनाइट। एक क्वेश्चन पीटी में यहां से पूछा जा सकता है कि मेसा और बूटी क्या होते हैं। तो पूर्व की चट्टानों को पर स्थित बेसाल्ट चट्टानें टोपी की तरह समान दिखाई पड़ने लगते हैं, इस प्रकार की स्थलाकृति को मेसा कहते हैं। यानी पहले की जो चट्टानें हैं उसके ऊपर बेसाल्ट चट्टान टोपी नुमा दिखाई पड़ने लगते हैं, इसी को हम लोग मेसा कहते हैं। यहां पर इसका स्थित होगा। ओके, अत्यधिक छोटी आकार वाली मेसा को ही हम लोग बूटी कहते हैं। तो मेसा क्या हो गया? पूर्व की चट्टानों के ऊपर स्थित बेसाल्ट चट्टानें टोपी नुमा दिखाई पड़ती है जिसको मेसा कहते हैं, और मेसा का जो छोटा रूप हो गया वो बूटी हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट डायमेंशन को कवर करते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान या इसे तलछटी चट्टान भी कहते हैं या इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। यहाँ से पीटी का भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस स्लाइड से। अवसादी चट्टानों की जो विशेषता होती है, इसका निर्माण विखंडित ठोस पदार्थों से होता है, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधे के जमाव से होता है, सड़ने गलने से होता है। इसमें अवसादों की विभिन्न परतें पाई जाती है। जिस प्रकार हमने देखा कि ग्रेनाइट चट्टान में परत नहीं पाया जाता था, लेकिन अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती है। ये चट्टानें अपनति और अभिनति के रूप में पाए जाते हैं। निर्माण क्रिया के आधार पर अवसादी चट्टान को डिफरेंट डिफरेंट भागों में बांटा गया। कहने का मतलब है कि जो अवसादी चट्टान है या तलछटी चट्टान जिसे कहते हैं या परतदार चट्टान है जिसे कहते हैं, इसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले टर्म को भी समझ लीजिए। सेडिमेंट्री रॉक हो गया, या इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं। तो इस अवसादी चट्टान में परतों की प्रधानता रहेगी। ये अपनति और अभिनति के फॉर्म में रहते हैं। अपनति और अभिनति का फॉर्म का मतलब है इस फॉर्म में ये चट्टानें जमा होते हैं। ओके, इसके पश्चात जो है अपनति और अभिनति की क्रिया हो गई। इसके पश्चात आप देखेंगे कि अवसादी चट्टान किस किस क्रियाओं के द्वारा बनते हैं, इस चीज को देख लेते हैं जहां से भरपूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि यांत्रिक क्रिया के द्वारा जो बनता है, पवन के आधार पर जो अवसादी चट्टान बनते हैं लोयस, हिमानी की क्रिया के द्वारा बोल्डर क्ले, जल की क्रिया के द्वारा बलुआ पत्थर बनता है। उसी प्रकार जैविक क्रिया के द्वारा जो बनते हैं, जीव जंतुओं द्वारा चूना पत्थर और खड़िया जो बनता है वो जीव जंतु के द्वारा बनता है। पेड़ पौधे के द्वारा कोयला और लिग्नाइट बनता है, एंथ्रासाइट भी बोल सकते हैं, बिटुमिनस भी बोल सकते हैं। वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से बनता है। उसके पश्चात जो है रासायनिक क्रिया के द्वारा जो अवसादी चट्टान बनते हैं, उसमें जो है डोलोमाइट, सेंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर प्रमुख रूप से आते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल का है। किसका है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन? सेल का है। उसके पश्चात जो है 12% जो योगदान है वो बलुआ पत्थर का है, सबसे ज्यादा चूना पत्थर का है। तो सबसे ज्यादा जो योगदान है लगभग 89% जो योगदान है वो सेल का है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि अवसादी सेल का क्षैतिज तल पे जो वितरण है वो 75% है, लेकिन पृथ्वी का धरातल जो अवसादी नहीं है वो 25% है। यानी अवसादी चट्टान, यहाँ से पीटी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि
अवसादी चट्टानों का क्षैतिज तल पर वितरण कितना है? तो 75% वितरण है। ठीक है। अवसादी सेल में सबसे ज्यादा क्रस्ट का निर्माण में योगदान कौन सा देता है? तो सेल देता है। इसके पश्चात अगर आप वर्टिकल देखेंगे, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल देखा था क्षैतिज रूप से, लेकिन जब इसको आप गहराई के तौर पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि पृथ्वी का 95% जो भाग है, ठीक है, वो आगन्य और रूपांतरित चट्टानों से बना है, लेकिन 5% जो योगदान है वो अवसादी चट्टानों का है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के क्रस्ट का लंबवत निर्माण में अवसादी चट्टानों का जो योगदान है काफी कम है और मात्र 5% है। ओके। उसके पश्चात हम लोग आते हैं रूपांतरित चट्टानों पे। रूपांतरित चट्टानों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूपांतरित चट्टानों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि इस रूपांतरित चट्टान कैसे बने हैं। रूपांतरित चट्टान को ही हम लोग कायांतरित चट्टान कहते हैं और इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है यानी रूपांतरित या कायांतरित जो चट्टान है, इसका निर्माण जो है या तो आगन्य चट्टान से हो जाएगा। आगन्य चट्टानों पर जब प्रेशर पड़ता है टेम्परेचर के प्रभाव में वो रूपांतरित चट्टानों में तब्दील हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए कि ये आगन्य चट्टान है। इस आगन्य चट्टान पर जब टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो वो रूपांतरित चट्टान बन गए। उसी तरह अवसादी चट्टान पर टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तब भी ये रूपांतरित चट्टान बन गए। ठीक है। और आगन्य चट्टान का जब आच्छादन होता है, अनाच्छादन होता है, तो ये अवसादी चट्टान बनते हैं। यानी आगन्य चट्टान से ही अवसादी चट्टान बनता है और अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान बनता है। रूपांतरित चट्टान आगन्य चट्टानों से भी बने होते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें किसका रूपांतरण हुआ, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट या सीस्ट में, सैल स्लेट में बदलता है, चूना पत्थर संगमरमर में, बालू बालुका पत्थर या बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, ये क्वार्टजाइट है। चौक और डोलेमाइट संगमरमर में बदल जाता है, कोंग्लेमेरेट क्वार्टजाइट में बदल जाता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है। रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरित होकर के भी रूपांतरित चट्टानें बनते हैं। जैसे स्लेट जो है फाइलाइट में बदल जाता है, फाइलाइट सिस्ट में बदल जाता है, ग्रेबो जो है सर्पेंटाइन में बदल जाता है। तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन जो है कवर हुआ। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो होती है, अभी हमने देखा ना, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किससे होती है? तो या तो आग्नेय चट्टान से बनता है या तो तलछटी चट्टान यानी अवसादी चट्टान जब तापमान और प्रेशर की वजह से रूपांतरित हो जाता है। कौन कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल कौन है? कायांतरित सेल को अभी हमने बताया कि कायांतरित सेल को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कायांतरित सेल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है या रूपांतरित सेल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल होगा जो चूना पत्थर से जो संगमरमर बन जाता है वो कायांतरित सेल है। कौन सा एक वितलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? ठीक है। तो वितालीय आग्नेय सेल का उदाहरण कौन है? जो पतालीय, वितालीय का मतलब हो गया, इसको आप पतालीय भी कह सकते हैं। इसका उदाहरण जो है ग्रेनाइट है। मैं बताया था कि ग्रेनाइट सबसे ज्यादा निचले पृथ्वी की निचली परतों में ग्रेनाइट बनता है। बेसाल्ट तो पृथ्वी की सतह पे आ जाता है। नेक्स्ट है भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है। अवसादी सेलों का योगदान कितना है भूपृष्ठ की बनावट में? तो 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट चट्टान क्या रूपांतरित चट्टान है? नहीं। ग्रेनाइट चट्टान कैसा चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय चट्टान, इसको हम लोग पतालीय चट्टान भी कह सकते हैं, का उदाहरण है? अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग हटा दीजिएगा, इसका ऑप्शन गलत है।
अधोलिखित कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म किस में नहीं पाया जाता है? तो ग्रेनाइट को मैंने फर्स्ट में बताया था, ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाया जाता है क्योंकि ये प्राइमरी रॉक है। निम्नलिखित में कौन सा मृत सेल है? मृत सेल कौन सा है? इसमें जो है मृत सेल जो है आग्नेय चट्टान को मृत सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर से बलुआ पत्थर का ट्रांसफॉर्म रूप है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति जो होती है वो किससे होता है? रूपांतरित चट्टानें जो है आग्नेय और तलछटी चट्टानों से मिलकर बनते हैं। किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा परतदार या अवसादी चट्टान। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। कौन सा आग्नेय चट्टान, कौन निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सा है? आग्नेय चट्टान कौन सा है? तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आग्नेय चट्टान जो होती है वो क्रिस्टलीय फॉर्म और अक्रिस्टलीय फॉर्म में होती है, यानी रवादार भी होता है और रवादार नहीं भी होता है। ठीक है, इसके रवे बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंध नहीं है? तो ये नीस है। नीस जो है समूह से संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र का भी उसमें योगदान होता है। ठीक है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्ण विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित है। बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये भी सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ये भी सही है। यानी ये परतदार चट्टानों की ऑल विशेषता सही है। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अवसादी सेलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वे सेल है जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, ओके, ये ताप और दाब पर ये सेलें जो होती है वो क्या होती है? क्रिस्टलीय है। ये सेलें अस्तरों में निक्षेपित होती है, ये सही है, बाकी सब गलत है। और सादी सेल जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सेल अस्तर जो होती है अस्तरों में निक्षेपित होती है। थैंक यू। और इसमें हम लोग सारे डायमेंशन को कवर किए हैं और आप लोग इसको अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।